आज हम अमेरिका में व्यवस्थापका की संगठन, उसके कार्य, उसके दोनों सदन क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका के संविधान के द्वारा वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापका को अपनाया गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर व्यवस्थापका के दो सदन पाए जाते हैं। एक तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। अमेरिका में व्यवस्थापका को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ की कांग्रेस को संविधान के द्वारा केवल कानून निर्माण संबंधी शक्ति ही नहीं दी गई है, बल्कि उसे प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वहाँ की कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अमेरिका के संविधान के द्वारा कांग्रेस की जो शक्तियाँ तथा जो कार्य दिए गए हैं वो निम्न हैं। कांग्रेस के शक्तियाँ और कार्य में से सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद प्रथम के अंतर्गत वहाँ की जो व्यवस्थापका है उसको व्यवस्थापन संबंधी अधिकार दिए गए हैं। कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण करना है और क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए कांग्रेस को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो कि केंद्रीय सरकार को प्रदान की गई हैं। कांग्रेस की जो विधायी शक्ति हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग में तथा चौथे अध्याय में दिया गया है। कांग्रेस की कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक तो है प्रदत्त शक्तियां, दूसरी निहित शक्तियां, तीसरी समवर्ती शक्तियां। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा करने, मुद्रा के निर्माण, डाक तार आदि की शक्तियां दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकती है। स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकती है। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में संघात्मक शासन प्रणालियों के अंतर्गत निहित शक्तियों के सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। निहित शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो शक्तियाँ कांग्रेस को प्रदत्त शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों के प्रयोग करने के लिए जब अन्य शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो उनको निहित शक्तियाँ कहा जाता है। संविधान में जैसे कि बैंक तथा कांग्रेस को मुद्रा के निर्माण, व्यापार आदि की वो दी गई है, इसी संदर्भ में निहित शक्तियों के सिद्धांत के अंतर्गत उसे बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करने, कृषि व्यवस्था में सहायता और नियंत्रण करने, सैनिक तथा जल सेना अकादमी स्थापित करने आदि से संबंधित निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं। समवर्ती सूची में वो विषय सम्मिलित हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्यों के दोनों विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें है मुख्य रूप से इसमें है कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालय की स्थापना, बैंक की स्थापना, सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना आदि समवर्ती सूची में शामिल है। तो यदि हम देखें तो संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां जो प्रदान की गई है उन पर वो कानून बना सकती है। निहित शक्तियों के द्वारा उसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और समवर्ती सूची के अंतर्गत उसे राज्य के साथ कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कांग्रेस की जो दूसरी शक्ति है वो है चुनाव संबंधी शक्ति। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनावों में जो मतगणना होती है वो कांग्रेस के समक्ष होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को
पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। तो जब ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में सीनेट और प्रतिनिधि सभा के पास क्रम से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है और प्रतिनिधि सभा के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस तरह से कांग्रेस के पास निर्वाचन संबंधी भी अधिकार हैं। कांग्रेस की तीसरी शक्ति या कार्य कार्यपालिका संबंधी है। अमेरिका के संविधान के द्वारा कांग्रेस को कार्यपालिका क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उन पर सीनेट की पुष्टि आवश्यक है। इसी तरह से संधियां करने का, दूसरे देशों के साथ संधि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संधियां की जाएंगी उन पर उनकी भी पुष्टि सीनेट के द्वारा होना जरूरी है। इसी तरह से युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। इस तरह से कांग्रेस के पास कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र में भी शक्तियां हैं। कांग्रेस के पास चौथी शक्ति प्रशासन को निर्देशन, नियंत्रण एवं जांच पड़ताल करने संबंधी है। कांग्रेस का कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण भी है। कांग्रेस विभिन्न जो कार्यपालिका के विभाग हैं उनसे रिपोर्ट और सूचना मंगा सकती है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं भी व्यवस्था की जा सकती है और उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। और इसी से संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का भी है। कांग्रेस को प्रशासन में भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी भी मामले में जांच करने और जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून के द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। जब अमेरिका का संविधान बना था तब मूलतः 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में 50 राज्य हैं और अमेरिकी संघ में इन नए कानूनों का प्रवेश कांग्रेस के द्वारा कानून बनाकर किया गया है। कांग्रेस की नेक्स्ट शक्ति है वित्तीय शक्ति। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्त पर नियंत्रण रखना है। यद्यपि वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और उसके द्वारा ही कांग्रेस में प्रस्तुत करवाया जाता है, लेकिन बजट तभी पारित समझा जाता है जबकि कांग्रेस उसे पारित कर दे। कांग्रेस उसमें परिवर्तन कर सकती है और कांग्रेस अपनी शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन के कार्य को प्रभावित करती है। कांग्रेस का नेक्स्ट कार्य है न्यायिक कार्य। कांग्रेस को कुछ मामलों में न्यायिक कार्य करने का भी अधिकार है। अमेरिका के संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और उच्च पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार या देशद्रोह के आधार पर कांग्रेस महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा सकती है। जब कांग्रेस इन अधिकारियों पर महाभियोग करती है तब कांग्रेस का दूसरा सदन उस मामले की सुनवाई करता है और इस तरह से कांग्रेस के द्वारा न्यायिक कार्यों का संपादन किया जाता है। ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्य तथा शक्तियां हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। उसका प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और द्वितीय सदन सीनेट है। सीनेट उसका अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट में सभी जो राज्य हैं इनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में प्रत्येक
इकाई या राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व में किसी राज्य की इच्छा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में क्योंकि अमेरिका में संघ में 50 राज्य सम्मिलित हैं, इसलिए सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, क्योंकि प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सीनेट के सदस्यों की योग्यताएं। अमेरिकी संविधान में सीनेट की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से निम्न है कि वह व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है, वह कम से कम 9 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। सीनेट का कार्यकाल। सीनेट एक स्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर निर्वाचित किए गए सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रारंभ में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था और राज्यों के विधानमंडल सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित कर भेजते थे, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और अब 17वें संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। तब से सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। सीनेट की शक्तियां एवं कार्य। सीनेट क्योंकि कांग्रेस का द्वितीय सदन है और द्वितीय सदन होने के कारण सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य तौर पर यदि हम अन्य देशों की व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर प्रथम सदन को ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत अपनाया गया है। अमेरिका में दोनों सदनों में से सीनेट की शक्तियाँ एवं कार्य ज़्यादा हैं। अमेरिका का जब संविधान निर्माण हो रहा था तब वहाँ पर शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया था और इसलिए सीनेट को जहाँ कानून निर्माण संबंधी कार्य दिए गए थे, वहीं सीनेट को कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ भी दी गई हैं और सीनेट वहाँ के प्रथम सदन की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। सीनेट की शक्तियाँ एवं कार्य निम्न हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और इसे कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियां साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और विधेयकों के संबंध में निम्न प्रकार से है। साधारण विधेयकों के संबंध में अमेरिका में यह स्थिति है कि कोई भी विधेयक सीनेट या प्रतिनिधि सभा दोनों में से किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे पारित होने के लिए ज़रूरी है कि वो उसे दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए। साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट और प्रतिनिधि सभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों सदनों को समान रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और वो तभी पारित समझे जाते हैं जब दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देते हैं। वित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियों में अंतर पाया जाता है।
वित्तीय विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा को सीनेट से ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार किसी भी वित्तीय विधेयक का प्रस्तुतिकरण प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं हो सकता। सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है, और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दें। इस तरह से यदि हम देखें तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है, लेकिन दोनों में यही अंतर है कि वित्तीय विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो सीनेट उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन कर सकती है कि वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाए। तो व्यवहारिक तौर पर वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा गौण नहीं है। सीनेट की दूसरी शक्ति और कार्य है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट के पास जो शक्तियाँ हैं उनमें से पहली शक्ति है नियुक्ति के पुष्टिकरण से संबंधित शक्तियाँ। अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि सीनेट के द्वारा साधारण बहुमत से उनका पुष्टिकरण किया जाए। राष्ट्रपति दो प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है, एक तो जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती है और उस संबंध में यह स्थिति है कि उस सामान्य तौर पर कि उनका पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार की नियुक्तियां उन संघीय अधिकारियों की होती है जो किसी राज्य में की जाती है। दूसरे प्रकार की नियुक्तियों के संबंध में अब यह अमेरिका में सीनेटीय शिष्टता का नियम प्रचलित है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्ति करता है वह उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर लेता है, और यदि वरिष्ठ सीनेटर उस दल से संबंध नहीं है तो उसके द्वारा कनिष्ठ सीनेटर से परामर्श कर लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि यदि उस राज्य के सीनेटर ने उन नियुक्तियों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है तो सामान्य तौर पर सीनेट उन नियुक्तियों का पुष्टिकरण कर देती है। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है संधियों के पुष्टिकरण से संबंधित। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह दूसरे देशों के साथ संधियां कर सकता है, लेकिन वो संधियां तब तक लागू नहीं होंगी जबकि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार नहीं कर ले। और सीनेट की जो यह शक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि सीनेट ने राष्ट्रपति के द्वारा की गई जो संधियां हैं उनको स्वीकार नहीं करा है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति विल्सन के समय उन्होंने राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन सीनेट ने इसका पुष्टिकरण नहीं करा। सीनेट की तीसरी महत्वपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्ति है युद्ध की घोषणा करना। अमेरिका के संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है। सीनेट के पास जो प्रथम 2 कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं वो सीनेट के द्वारा अकेले प्रयुक्त होती हैं, लेकिन युद्ध की घोषणा करने में प्रतिनिधि सभा भी उसकी सहभागी होती है। सीनेट की तीसरी जो शक्ति है वो है जांच की शक्ति। सीनेट की एक महत्वपूर्ण शक्ति जांच करने के संबंध में है। संविधान के द्वारा सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए जांच की शक्ति प्रदान की गई है, और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत सीनेट प्रशासनिक विभाग के कार्यों की जांच करती है। सीनेट के द्वारा जो ये जांच की जाती है इसके माध्यम से उसके द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति हार्डिंग के काल में जो तेल षड्यंत्र आया था उसके आधार पर 3 जो मंत्री थे उनको त्यागपत्र देना पड़ा। इसी तरह से 1929 और 30 के आर्थिक संकट और उसके बाद भी
जो वॉल स्ट्रीट के द्वारा जो भ्रष्ट तरीके अपनाए गए थे वो भी सीनेट की जांच में सामने आए थे। तो अपनी इस अन्वेषण की इस शक्ति के द्वारा सीनेट कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। सीनेट की चौथी शक्ति है न्यायिक शक्ति। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ में प्राप्त है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महाभियोग की जांच करने का अधिकार। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते समय यह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्यों का संपादन करती है। सीनेट के द्वारा अभी तक कुल 12-13 बार महाभियोग प्रस्तावों की जांच की गई है। सीनेट की अन्य शक्तियाँ। सीनेट को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों में किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। यदि कभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब वह प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है अपने मतदान की प्रक्रिया के द्वारा। सीनेट अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों के निर्णय भी उसके द्वारा करती है। इस तरह से हम देखें तो सीनेट को कानून निर्माण के क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सीनेट की महत्ता के कारण, जैसा कि हमने देखा कि सीनेट कांग्रेस का द्वितीय सदन है। यदि हम विश्व के अन्य द्वितीय सदनों को देखें तो द्वितीय सदन सभी देशों में सामान्य तौर पर द्वितीय सदन की जो शक्तियाँ या कार्य हैं वो प्रथम सदन की तुलना में बहुत कम होते हैं या उनकी शक्तियाँ नाममात्र की होती हैं। लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। वहाँ पर सीनेट एक बहुत शक्तिशाली सदन है। न केवल शक्तिशाली सदन है, बल्कि प्रथम सदन की तुलना में सीनेट की शक्तियाँ ज़्यादा हैं। अमेरिका में सीनेट की जो महत्ता का जो कारण है, उसके पीछे जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है उसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है सीनेट को संविधान के द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सीनेट को संविधान में महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करी है और उसका मुख्य कारण ये था कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था पर ज़्यादा बल दिया गया है और क्योंकि सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वहाँ के संविधान निर्माताओं के द्वारा सीनेट को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसके अलावा वहाँ के जो संविधान निर्माता थे उनको यह था कि कहीं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सही ढंग से कार्य नहीं करे या कहीं राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक ना बन जाए, इसलिए उन्होंने सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण लगाने की संस्था के रूप में स्थापित किया। इस तरह से अब सीनेट राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती है और उसको ये जो महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है वो संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई है। सीनेट की महत्ता का दूसरा कारण ये है कि सीनेट को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। सामान्य तौर पर जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि द्वितीय सदन की शक्तियाँ प्रथम सदन की तुलना में कम होती हैं, लेकिन अमेरिका में द्वितीय सदन अर्थात सीनेट को प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि हम देखें साधारण विधेयक के संबंध में देखें तो दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। सामान्य तौर पर साधारण विधेयक में द्वितीय सदन की शक्तियाँ कम होती हैं। संवैधानिक संशोधन के संबंध में देखें तो उसमें भी दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं और वित्तीय क्षेत्र में भी देखें
तो प्रतिनिधि सभा में ही केवल वित्तीय विधेयक पारित करे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी वित्तीय विधेयक दोनों सदनों के द्वारा ही पारित होता है। तो वित्तीय क्षेत्र में यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो सीनेट की स्थिति प्रतिनिधि सभा की बराबर की है। इसके अलावा सीनेट को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं या राष्ट्रपति के द्वारा जो संधियां की जाती हैं उनका पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा होना जरूरी है। और इस तरह से वहाँ सीनेट कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, जो कि सामान्यतः अन्य देशों में निम्न सदन के द्वारा किया जाता है। सीनेट की महत्ता का तीसरा कारण है मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का अभाव। अमेरिका में क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। क्योंकि अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था नहीं है, इसलिए कांग्रेस स्वतंत्र रहकर अपने कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दल में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण वो व्यवस्थापिका को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण का कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन सीनेट कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है संधियों की पुष्टि और नियुक्तियों की पुष्टि के माध्यम से। तो इस कारण से भी सीनेट महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। सीनेट की महत्ता का दूसरा कारण है प्रत्यक्ष निर्वाचन। सामान्य तौर पर विश्व में जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं हैं वहाँ प्रथम सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और द्वितीय सदन के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अमेरिका में मूल रूप से संविधान में सीनेट के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा अब सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होने के कारण सीनेट अब जनता का प्रतिनिधि करने वाला सदन भी हो गया है और प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण अब सीनेट एक महत्वपूर्ण संस्था बन गया है। तो जहाँ ये माना जाता था कि निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ सीनेट अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए सीनेट एक महत्वपूर्ण सदन बन गया है। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन पूरे राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। इसलिए भी सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था बन गई है। सीनेट की महत्ता का दूसरा कारण है सीनेट का लंबा कार्यकाल और सीनेट का स्थायित्व। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं और सामान्य तौर पर प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। यदि हम देखें तो वहाँ पर प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, जबकि सीनेट का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष है। तो सीनेट के सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लंबे अवधि तक कार्य करते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं। इसलिए सीनेट में जो ये स्थायित्व है और जो ये दीर्घ कार्यकाल है उसके कारण सीनेट के सदस्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो ज़्यादा राजनीतिक अनुभवी सदस्य होते हैं वो सीनेट के सदस्य बनना चाहते हैं और इसने सीनेट की महत्ता को बढ़ाने का कार्य करा है। सीनेट की महत्ता का नेक्स्ट कारण है सीनेट की सीमित सदस्य संख्या। यदि हम देखें तो सीनेट में प्रत्येक राज्य को क्योंकि 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, इसलिए सीनेट की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 100 है।
जबकि उसके कंपैरिजन में प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। सीनेट की सदस्यता कम होने के कारण जो सीनेट के सदस्य हैं उनमें घनिष्ठता पाई जाती है। और इसके अलावा जब सीनेट में वाद विवाद होता है तो वो ज़्यादा उच्च स्तर का होता है और ज़्यादा गुणात्मक होता है और लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं छोटे आकार के कारण, इसलिए भी सीनेट की महत्ता बढ़ी है। सीनेट की महत्ता का नेक्स्ट कारण है सीनेट के जो सदस्य हैं, सदस्यों में संस्था के प्रति जो सीनेट के जो सदस्य वो है सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उसमें सदस्यों को बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट में जिन भी विषयों पर विचार विमर्श होता है वो पूर्ण रूप से पूर्णता के साथ होता है और उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि सीनेट में जो भी विषय विचार के लिए रखे गए हैं उन पर जो डिबेट हुई है वो पूर्ण रूप से हुई है और वो देश के लिए लाभकारी है। इस कारण भी सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है। सीनेट की महत्ता में वृद्धि का सब अंतिम कारण है सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। सीनेट की का कार्यकाल लंबा है, सीनेट की शक्तियां ज़्यादा हैं, इसलिए सामान्य तौर पर राजनीतिक रूप से जो अनुभवी व्यक्ति हैं या जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के सदस्य बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के सदस्यों की गुणात्मक श्रेष्ठता होती है। सीनेट में वो लोग आते हैं जो कि लंबे राजनीतिक जीवन में रहे होते हैं और जिनका राजनीतिक अनुभव ज़्यादा होता है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी समझी जाती है। इसलिए सीनेट के सदस्यों की गुणात्मक उच्चता के कारण वहाँ पर जो भी वाद विवाद किए जाते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सही लिए जाते हैं और इसने सीनेट की महत्ता को बढ़ाने का कार्य किया है। और सीनेट की इस बड़ी महत्ता के कारण आज सीनेट विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शक्तिशाली सदन